All right, yeah. So hello everyone and welcome back to Asmin Sayyed Official. We have completed this chapter, human reproduction. Now we'll be moving on to previous year's question practice. As I have said in my previous lectures, जैसे जैसे हमने NCERT रीडिंग सीरीज चालू की है, ठीक है, NCERT रीडिंग सीरीज. अब ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी वाला पार्ट ऑफ नीट. ठीक है, बायोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? NCERT. और वही रीडिंग सीरीज हमारे चैनल पर अभी चालू है. और जैसे जैसे हमने क्या डिसाइड किया है कि जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे उसके बाद में हम उसके PYQs की प्रैक्टिस करेंगे. तो हमने इस बार 2024 से लेके 2010 तक के जितने पेपर्स हुए हैं नीट के, हर एक साल में कौन से क्वेश्चंस आए हैं ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, जैसे अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है. ठीक है, इसके बाद में इस पूरे चैप्टर का जो है PYQs क्या क्या देखा जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ये हम क्या करेंगे, एक जगह निकाल के उसको प्रैक्टिस करेंगे. इसकी आपको बुक भी मिलेगी और अगर आप बुक ले सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हो तो यू कैन गो विद PDFs. एंड PDFs आप लोग को निकालने आना चाहिए. वो PDFs अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से निकालो. बुक्स रेफर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, बिकॉज पहले तो आपका स्क्रीन टाइम कम होगा. आप बुक से पढ़ोगे, आपने मार्क कर लिया है कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो है इस पे मैंने रॉन्ग किया था, तो उसको आप मार्क करके रखोगे. देन यू कैन प्रैक्टिस इट अगेन, जो कि आप इसमें भी कर सकते हो PDFs में. बट द थिंग इज कि बुक थोड़ा ज्यादा गुड फॉर योर आई साइट, इसलिए. ठीक है, अब ये 2024 का क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिस. ठीक है, 2024 से लेकर 2010 तक के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. जो हमें लगेगा थोड़ा NCERT के बाहर का आया हुआ है, मैं वहां बता दूंगी कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू कम. ठीक है, क्लियर एंड कट मैं बता दूंगी. वॉट एवर विल बी द डाउट, वॉट एवर काइंड ऑफ डाउट आपको रहेगा, आप प्लीज उसे कमेंट कर सकते हो और विल ट्राई टू फिक्स इट. एंड अनदर थिंग इज के जो आप PYQs के सोल्यूशन अभी देख रहे हो, आई होप आप पहले सॉल्व करे होंगे और उसके बाद में आपने अपने रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को रेफर किया होगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपने पूरा चैप्टर देखा है या नहीं देखा है. पहले आप चैप्टर समझते हो बाय रीडिंग और थ्रू लेक्चर्स या फिर वन शॉट देखकर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है. लेकिन उसके बाद में यू आर सपोज टू गिव टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. ठीक है, तो आपने अभी चैप्टर का टेस्ट दिया होगा और टेस्ट देने के बाद में आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए होंगे. आई एक्सपेक्ट दिस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 2024 का क्वेश्चन नंबर 1. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD. ठीक है, हमें जो है यहाँ पर बहुत जगह ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यू कैन सी. ठीक है, ये हमें जो है फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है और फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन जो है आता ही है. ठीक है, मतलब एक या दो क्वेश्चन फ्लो चार्ट टाइप का आ ही जाता है. तो वैसे भी पेडिग्री एनालिसिस जैसे होता है वो सब टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखे गए थे, लेकिन दिस वॉज समथिंग डिफरेंट इस साल. ठीक है, गए साल. तो सबसे पहले GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अपने को इसको फिल करना है. ठीक है, इट इज रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो मतलब ये कहां से आया है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ जाएगा भाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है. GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, अब ये जो रिलीज करवा रहा है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये रिलीज करवा रहा है. किसको रिलीज करवा रहा है? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवा रहा है. अब ये जो गोनाडोट्रोपिन है ये कौन से है? तो एक है FSH और एक है LH. ये दोनों कहां से आते हैं? दे कम फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं. अब दूसरी चीज ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है? GnRH. तो ये तो चीज सही बनी हुई है यहाँ पे. GnRH ये LH बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा? FSH बनाएगा. तो पहली चीज ये क्लियर हो जाती है. फाइन. अब LH जो होता है वो किस पे एक्ट करता है? FSH जो होता है किस पे एक्ट करता है? LH एज आई सेड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है. FSH क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसको ग्रो करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में फॉलिकल्स क्या है? ऑफ कोर्स योर स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटिड्स या फिर सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, अभी इन केस ऑफ फीमेल अगर oogenesis दिया होता तो FSH किस पे एक्ट करता? ऑफ कोर्स दी ग्रोइंग फीमेल जर्म सेल्स, और वी कैन से oogonia या फिर फॉलिकल्स. ठीक है, या फिर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte. तो उधर पे जो है FSH एक्ट करता है, उसको डेवलप करने के लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? FSH होता है. दूसरा LH होता है जो क्या करता है? फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स रिलीज करता है इन फीमेल एंड इन मेल बॉडी रिस्पेक्टिवली. मेल बॉडी में कौन सा होगा? ऑफ कोर्स एंड्रोजेंस होंगे. एंड्रोजेंस क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है. ठीक है, तो ये जो है रिलीज करवा रहा है, तो किससे करवा रहा है यहाँ पे उसकी बात की गई है. B में आपको लिखना है कि LH जो है वो कौन सी चीज पे एक्ट करता है? जो इन टर्न, ठीक है, इन टर्न वो रिलीज करवाता है दीज हार्मोन्स. तो वो किस पे एक्ट करता है? LH. ये मैंने जब चैप्टर कराया था तभी मैंने आपको याद करने का तरतीब बताया था. FSH फॉलिकल आ रहा है, फॉलिकल से रिलेटेड ऑफ कोर्स योर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स जो कि हम देखते हैं ग्रोइंग oocyte या फिर ग्रोइंग स्पर्म्स में मिलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे LH दिया है, L फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल्स. ठीक है, तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स. क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स. ठीक है,
इंटरस्टिशियल सेल्स। तो अभी ये जो LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन केस ऑफ फीमेल हम इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसी को ही ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल कैसे हुआ, ये है तुम्हारे दिस क्या नाम है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या थे, ग्रोइंग स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट थे ऑन द एजेस इन द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट थे इसको हमने क्या कह दिया, दीज आर ऑल इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसी को हमने दूसरा नाम दिया लेडिक सेल्स। अब ये क्या रिलीज करवा रहे हैं, ये रिलीज करवा रहे हैं एंड्रोजेंस, और जो यहाँ पे FSH जो होता है वो इन पर एक्ट करता है, ग्रोइंग कौन से सर्टोली सेल्स, और दूसरा अपने मेल जर्म सेल्स में सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। तो FSH जो होगा वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स, और वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करवाता है जो कि क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। क्लियर है, वो फैक्टर्स जो होते हैं स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे LH जो है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट कर रहा है, वो एंड्रोजेंस रिलीज कराता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कराता है थ्रू दी हार्मोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो A है दैट इज FSH, तो ICSH नहीं हो सकता। अगर आपने पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ी है, ICSH के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो ICSH आपके पहले ही दिमाग से निकल जाना चाहिए, बिकॉज ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में NCERT में नहीं दिया है। तो आपके पास में क्लियर कट एक ही ऑप्शन आ जाता है, FSH वाला, और A और C ये दो ऑप्शन आते हैं। अब दूसरा जो था ना B यहाँ पे था LH के नीचे, तो LH किस पर एक्ट करता है, ऑफकोर्स लेडिक सेल्स पे, तो सर्टोली सेल्स नहीं हो सकता, लेडी सेल्स हो सकता है। पहले दो ऑप्शंस पे ही अगर आपको पता होगा तो ये आंसर निकल के आ जाता है। अब कंफ्यूजन अगर आपको ये आ रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे क्यों दिया है, तो मैं ये भी क्लियर करा देती हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये भी हमने हमारे लेक्चर में किया था। एक था स्पर्मिएशन, एक था स्पर्मियोजेनेसिस, और एक था स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तीनों को मैंने क्लियर कराया था लेक्चर में। क्या फर्क था इनके अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जो, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया थे एकदम प्रिमिटिव वाले, उनको किस पे लेके जा रहा है, वो पूरा डेवलप स्पर्म बना रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, इसके अंदर का एक पार्ट है, ठीक है, किसके अंदर का सब पार्ट हुआ, वो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक छोटा सा एक, ठीक है, एक स्टेज कह दो, एक छोटा सा पार्ट कह दो, जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स जो है ना, स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पर्म। स्पर्म का प्लूरल फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो है डेवलप स्पर्म बन रहा है, लास्ट स्टेज होता है ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्पर्म जब तक के थर्ड स्टेज पर होते हैं ना, तुम्हारे, ठीक है, दीज आर योर स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहला स्टेज, इसके अंदर से कुछ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। अब सेकेंडरी से बन गया, ठीक है, स्पर्मेटिड्स, फोर्थ स्टेज। ठीक है, अब ये जो फोर्थ स्टेज, ठीक है, इस पे पहुंचा ना पोजीशन पे, इसके बाद में जब वो स्पर्म बनता है ना, तो उसके पास में खुद का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, दिस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने वाले प्रोसेस को हम कह देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हम पहला क्वेश्चन ही अब तक के सॉल्व करने का ट्राई करें। स्पर्मिएशन कुछ नहीं है, स्पर्मिएशन मतलब जो डेवलप स्पर्म्स हो गए हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के आगे जाके अपने, ठीक है, रूट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको कह देते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस हो सकता है क्या स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए है, असर्शन रीजन वाला है। पहले तो आपको असर्शन दिया रहता है, उसके नीचे रीजन दिया रहता है, आपको देखना है वो असर्शन जो दिया है उसके नीचे जो रीजन दिया है वो सही है या नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। ठीक है, तो असर्शन में क्या दिया है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ये इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ में, मतलब कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये ज्यादा रिकमेंडेड होता है बाय डॉक्टर्स। क्यों, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला मिल्क होता है ना, ये हाई होता है, रिच होता है इन एंटीबॉडीज। ये अच्छी खासी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और अगर आप जाके देखो इन योर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, इसके अंदर आपको बताया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर जाके देखो IgA, ये एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो IgA जो है एंटीबॉडीज रिच होता है। ये IgA जो है ये एक एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडीज लार्ज अमाउंट में अलग अलग प्रेजेंट होती है इन द इनिशियल मिल्क दैट कम्स आउट जस्ट आफ्टर दी पार्चुरेशन। और ये जो होता है इनिशियल डेज में रिलीज होता है फ्रॉम मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। तो सेकंड रीजन में जो फर्स्ट वर्ड दिया ना, कोलोस्ट्रॉम, बिल्कुल सही दिया। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। अब जो न्यू बॉर्न
पे भी है। वो यूट्रस में था तब तक प्रोटेक्टेड था, वहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं थे, कुछ नहीं थे, मदर थी लड़ने के लिए, मदर की बॉडी में था वो, इट वाज ऑल नाइस। इम्यून सिस्टम उसके पास में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेजेंट था, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में था। लेकिन एज सून एज इट कम्स आउट फ्रॉम द वॉर्म, वो क्या हो गया, अभी पूरे आसपास के सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में आ गया है, इट गेट्स व्हाट वी कैन से प्रोन हो जाता है टुवर्ड्स इन्फेक्शंस। तो उसके लिए उनके पास में एंटीबॉडीज होनी जरूरी है, जो कि उनको मिल्क के थ्रू मिलती है, जो कि कोलेस्ट्रॉम कहते हैं हम उसे, कोलेस्ट्रॉम, और ये जो होती है रिच होती है एंटीबॉडीज। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर भी असर्शन रीजन का दिया है और ये भी क्वेश्चन आया है फ्रॉम 2024। क्या बोला है, FSH एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। नहीं, ये तो गलत है। FSH जो होता है वो लेडिक सेल्स पे नहीं एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, राइट। तो सर्टोली सेल्स पर वो एक्ट करता है ताकि वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, किसे, स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये FSH जो होता है ओवेरियन फॉलिकल्स पे तो करता है, लेकिन लेडिक सेल्स पर नहीं करता है, सर्टोली सेल्स पे करता है। तो असर्शन रॉन्ग है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं दे सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। देखो इसके अंदर क्या हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला वाला असर्शन जो है वो रॉन्ग है। A इज रॉन्ग बट R इज ट्रू, ठीक है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है, यहां पे अगर आपका जो है रीजनिंग नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, और दोनों तो ट्रू है ही नहीं, पहला वाला साफ क्लियरली रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। डायरेक्ट लाइन उठा के आई है फ्रॉम NCERT और हमने पढ़ते टाइम भी ये बात की थी। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। द प्रेजेंस और एब्सेंस, दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर, ये पूरी लाइन दी है फ्रॉम NCERT। दिस इज 110% करेक्ट है ये, ठीक है। दूसरा, हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, यहां तक कि सही था कि हाइमेन टॉर्न हो सकता है, इज नहीं था, इज नहीं आ सकता है, इट हैज चांसेस टू गेट टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। लेकिन ये जो ओनली लगा है ना, इससे पूरा मीनिंग बदल जाता है। इससे मीनिंग ये आता है कि जो हाइमेन होता है वो फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पर ही टॉर्न होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी NCERT में क्लियरली दिया है, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ हॉर्स राइडिंग, बिकॉज ऑफ साइकिलिंग एंड अदर सच स्पोर्ट्स, उसकी वजह से भी हाइमेन टॉर्न हो सकता है। किसी किसी के अंदर आफ्टर क्वाइटस भी वो रह जाता है, परसिस्ट करता है, या फिर किसी के अंदर बिना हाइमेन के भी कोई, ठीक है, जो फीमेल्स होती है वो होती है नॉर्मली भी। तो ये तो पूरा रॉन्ग हो जाता है। Statement 1 is true, but statement 2 is false. Your correct option is option A. Moving on to question number 5. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? Which of the following is not a component of fallopian tube? देखो ये फंडस बना दिया है, यहाँ पर निकल के आई है fallopian tube. This is your uterus, यहाँ से आ रहा है cervix, and this is your vagina. ये मैंने बना दिया है infundibulum, fimbriae. यहाँ पर क्या लगा है, वेट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लगी ओवरीज और ये है यूटराइन लिगामेंट्स, ठीक है, जो किसको ज्वाइन कर रही है, ओवरी और यूटरस को ज्वाइन कर रही है। नाउ यहाँ पे बोला है विच इज नॉट द कंपोनेंट। अगर आप ठीक है इसकी बात करो फैलोपियन ट्यूब की, तो फिम्ब्रिया आता है फैलोपियन ट्यूब में, यस आता है, इनफंडिबुलम आता है, यहाँ से यहाँ तक का एम्प्यूला होता है, और यहाँ पे जो इस्थमस होता है जो कि कॉन्टैक्ट में आ रहा है विद यूटरस, उसे हम इस्थमस कह देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स तो हो जाते हैं, लेकिन यूटराइन फंडस, पहली बात तो यूटराइन लिखा है यहाँ पे, कोई अगर नहीं भी पढ़ के गया तो यूटरस समझ जाएगा। अगर इतना भी पता है कि यूटरस जो है वो अलग पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब अलग पार्ट है, तो उसको यहाँ पर आंसर क्लिक होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इनफंडिब्यूलम है, बिल्कुल पार्ट है, एम्प्यूला है, लेकिन जो अपना ये होता है ना यूट्राइन फंडस इसको बोलते हैं, दिस इज फंडस। तो ये जो होता है दिस इज रॉन्ग, मतलब यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं अभी। गिवन बिलो असर्शन रीजन, वापस असर्शन रीजन आ गया, ये आ गया है 2023 का क्वेश्चन। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, बिल्कुल जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एकदम पतली होगी तो ब्लास्टोसिस जाके इम्बेड कहां पर होगा, इम्प्लांट कहां पर होगा। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, एंडोमेट्रियम जो होता है ना, इट इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन। अब यहाँ पे ये नहीं बताया है कि वो नेसेसरी क्यों है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, ये इसका जो है रीजन नहीं बता रहा है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ओके
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का रीजन नहीं बता रहा है। इम्प्लांटेशन के लिए ये क्यों जरूरी है, बिकॉज पहली बात तो इसके पास में ग्लैंड्स होते हैं, इसके पास में ब्लड वेसल्स होती है, इसके पास में न्यूट्रिशन देने के लिए सारी इसके अंदर क्षमता होती है, तो वो उसका रीजन होना चाहिए था। लेकिन ये रीजन जो दिया है ये दूसरा टॉपिक है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक है कि यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम ग्रो कैसे हो रहा है, उसको परसिस्ट कौन करके रख रहा है, मेंटेन कौन करके रख रहा है, और कॉर्पस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन। ये भी करेक्ट है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट ठीक है एक्सप्लेनेशन, एंड आई थिंक द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही सही है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ 7 ओके ये आया है फ्रॉम 2023 का क्वेश्चन है। ये बोला है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से करेक्ट बताना है रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। करेक्ट बताना है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। करेक्ट है, ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं उससे, और जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये तो करेक्ट था, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसे मेनोपॉज नहीं कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज मेनार्क, और ये होता है 12 से 13 से 14 की एज में समथिंग होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, सी करेक्ट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, बिल्कुल करेक्ट है। जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक होता है। तो ए सी एंड डी, A, C and D, your C option is correct here. Now question number 8, it says, ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो आप देखो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इस चैप्टर में से। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। एक डक्ट रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से, जिसको हम ठीक है एक तो ठीक है सिक्रीशंस के लिए उधर पे एक डक्ट होता है जो सेमिनल वेसिकल से आता है, और ये कौन रिसीव कर रहा है, वास्ट डिफरेंस कर रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यूरेथ्रा में ये ओपन हो रहा है, यस बिल्कुल ओपन हो रहा है। तो अगर आप देखो क्या होता है, बेसिकली इधर से आ रहा है योर वास्ट डिफरेंस। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या था, एपिडाइडमिस था। ठीक है, एपिडाइडमिस प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, जो कि किसको कवर कर रहा होता है, टेस्टिस को कवर कर रहा होता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाता है एज वास्ट डिफरेंस। अब एपिडाइडमिस के पहले क्या आता है, ठीक है, दैट इज योर वास्ट एफरेंस, या और उसके पहले क्या होता है, रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस के पहले क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो ये तुम्हारे क्या आ गए हैं यहाँ तक के वास्ट डिफरेंस। दिस इज वास्ट डिफरेंस। ठीक है, अब ये ओपन होता है इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज व्हाट, यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के थ्रू ही जो इनका यूरोजेनाइटल पैसेज होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक ओके वो आता है। ठीक है, दैट इज योर वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस जो होता है, दिस इज वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पर आती है यूरिटर्स। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आप देखो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर क्या ओपन होता है, दैट इज योर यूरिटर ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरिटर ओपन हो रहा है, दिस इज यूरिटर, और यहां से समझो दिस इज योर, ठीक है, पीछे की तरफ से क्या आ रहा है, सेमिनल वेसिकल आ रहा है, तो दैट इज योर वास्ट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल ड्रॉ इट अगेन। पहले आप यूरिटर देख लो, यहां पर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। इसको किसने रिसीव कराया, योर यूरिटर्स। ये तुम्हारे यूरिटर्स है जो कि किडनी से आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर यूरिथ्रा, और यहाँ पर पेनिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है, पीछे की तरफ से जाता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो होता है पीछे की तरफ से, दे रिसीव अ ग्लैंड, दिस इज सेमिनल वेसिकल, जो पीछे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, पीछे साइड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर से भी एक ठीक है वास्ट डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि नीचे से आ रहा होगा फ्रॉम दी टेस्टिस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के, यहाँ से आ रहा होगा टेस्टिस के पास से, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वास्ट डिफरेंस है ये वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज वास्ट डिफरेंस, और ये फोल्ड होके जाता है फ्रॉम नियर दी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए जाता है, फोल्ड करते हुए जाता है, सेमिनल वेसिकल्स का उसके अंदर एक डक्ट आता है। तो अगर ये वास्ट डिफरेंस पहुंचा यहाँ तक के यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे उसके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा यहाँ पर ठीक है एंटर करेगा, और ये एज अ कॉमन डक्ट कौन सा है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इसे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये जो है अपने सिक्रीशंस किसमें देगा, इन द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज द यूरिथ्रल पैसेज, और ये पेनिस के थ्रू ओपनिंग से बाहर आएगा, यूरिथ्रल ऑरिफिस से बाहर आएगा। तो ये वास्ट डिफरेंस जो होता है ये सेमिनल वेसिकल से ठीक है बिल्कुल एक डक्ट रिसीव करता है। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। हमने ये बात की थी इन ड्यूरिंग द चैप्टर, हमने ये बात की थी कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। मैंने आपको पूरे चैप्टर के बीच में बताया है कौन से कहां से क्वेश्चंस आ सकते थे एंड आए हैं पिछले सालों में, तो वो हमने डिस्कस किया ही था बिल्कुल। तो सेमिनल वेसिकल से आता है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो बर्थ कैनाल होता है वो सर्वाइकल कैनाल से बना होता है और वजाइना से बना होता है, ये भी करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट
ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी अगेन ट्रू और फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट आया है. द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इसका अंदर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. नहीं, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म्स बन रहे हैं उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. योर करेक्ट ऑप्शन इज सी अगेन. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ व्हाट इट सेज हियर, Which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? मतलब पहले तो आपको ये समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है. स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन गिवन पॉइंट्स में से कौन से वो पॉइंट्स है जो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है लेकिन oogenesis के लिए ट्रू नहीं है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, तो ये oogenesis के लिए तो ट्रू नहीं है, बिकॉज oogenesis जो होता है फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है. तो ये डिफरेंस हमको बताने. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स. हैप्लॉइड गैमीट्स मिलते हैं क्या? एंड में दोनों के केस में मिलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और oogenesis में भी. डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस. मतलब कि मियोसिस हो जाने के बाद में एक डिफरेंशिएशन भी होता है क्या? तो नहीं. अगर आप देखो जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जब वो स्पर्मेटिड बनता है ना, स्पर्मेटिड, उसके बाद में वो एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस अंडरगो करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंदर से उसका जो है स्पर्मेटोजोआ बन के निकलता है. मतलब उसके अंदर जो है एक क्या बन के आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देता है. यहाँ पे ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, वेरेज यहाँ पर जो है ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आगे से कोनिकल और इस तरीके से ठीक है पीछे टेल होती है उसकी. वेरेज इन केस ऑफ ओवम, ठीक है, जो अपना फॉलिकल होता है वो ओवम उसके अंदर से निकल के सेकेंडरी oocyte जब वो बन गया है, सेकेंडरी oocyte जब बनता है तभी भी उसका यही शेप होता है. तो यहां से यहां ही गया है, वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ है, सेकेंडरी oocyte से ओवम में ही चेंज हुआ है, कोई चेंज उसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चरल नहीं आए होते. तो ये तो रॉन्ग हो जाता है. Meiosis occurs continuously in mitotically dividing stem cell population. Meiosis होता है क्या continuously in mitotically dividing? तो this is also not true because continuously mitotic dividing stem cell population. ये अगर आप देखो तो this is not true. क्यों? क्योंकि meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. Mitosis हो रहा है क्या? वहां पर नहीं होता है. और meiosis continuously हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं. meiosis 1 होके वो, ठीक है, पहली बात तो continuously नहीं हो रहा है, पहले तो प्रोफेज 1 पे रुक गया, उसके बाद में वो meiosis 1 करके रुक गया. अब meiosis 2 के लिए उसको क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन चाहिए. जब तक कि वो फर्टिलाइज नहीं होता, जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ठीक है ओवम रिलीज हो रहे हैं वो सब कौन से अपने स्टेज पे होते हैं? meiosis 1 के बाद में रुके हुए स्टेज पर वो होते हैं. इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि दोनों में ये एक्ट कर रहा है. लास्ट इज इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी. बिल्कुल रॉन्ग है. तो B, C और E ये जो है तीन ऑप्शन इसके अंदर से करेक्ट है. दैट मेक्स योर ऑप्शन D. मतलब कि ये तीनों जो होते हैं ये पॉइंट्स हमें देखे जाते हैं इन स्पर्मेटोजेनेसिस, बट इट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ दिस oogenesis. अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स ऑफ हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी. कौन सी चीज है जो रिलैक्सिन रिलीज करती है? रिलैक्सिन जो होता है वो यूट्राइन मसल्स के थ्रू, कॉर्पस लूटियम के थ्रू, फीटस के थ्रू या फिर ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू. तो अगर आप देखो यू विल सी यह कॉर्पस लूटियम जो होता है ये रिलैक्सिन रिलीज करवाता है. रिलैक्सिन रिलीज करवाता है टू डू व्हाट? रिलैक्सिन रिलीज करवाता है फॉर रिलैक्सिंग द मसल्स. ठीक है, रिलैक्सिंग द मसल्स. सो रिलैक्स करवाता है मसल्स को. कौन सी मसल्स को? यूट्राइन मसल्स को, सर्वाइकल जो कैनाल है उसके आसपास के मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए ये रिलैक्सिन रिलीज होता है. एंड दिस इज रिलीज्ड बाय, ठीक है, कॉर्पस लूटियम. तो ये A, दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन. इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन जो होता है, ठीक है, सबसे पहले जो इनिशिएशन होता है मतलब इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग जो होती है दैट कम्स फ्रॉम दी फीटस. और क्या होता है? प्लासेंटा. प्लासेंटा से वो हो रहा है, राइट. इसको हम क्या कह देते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं. ठीक है, अब जो है इसके अंदर क्या चीज नहीं आती है? रिलीज ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो. अगर आप इन सबको देखो तो इसके अंदर से सबसे जो यूजलेस दिख रहा है ना वो है प्रोलैक्टिन. बिकॉज प्रोलैक्टिन जो है दिस इज रिलेटेड टू मिल्क. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू लैक्टेशन. बिल्कुल ही गलत है ये. प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं होता इन पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के बाद में उसमें चेंजेस आते हैं जिससे मिल्क का जो है सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है. सो रिलीज ऑफ जो प्रोलैक्टिन है उसका कोई काम नहीं होता है फॉर पार्चुरेशन का इनिशिएशन. ठीक है, तो
प्रोस्टाग्लैंडिन्स चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं ऑक्सीटोसिन के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस और इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो की रोल प्ले करते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना स्पर्म बाइंडिंग के, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो इफ यू विल सी यहां पर जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पर्म बाइंडिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं ये जोना पैलिसिडा में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको आई थिंक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे जो एक्रोसोम प्रेजेंट था, कैपेसिटेशन होता है बेसिकली, ठीक है, कैपेसिटेशन होता है और उससे जो है आसपास के जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं ये पूरे रिमूव हो जाते हैं और ये एक्रोसोम का जो सिक्रीशन होता है एंजाइम्स के थ्रू जोना पैलिसिडा को वो क्या करता है, बाइंड करता है, जिसकी वजह से बाकी सबको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन जोना पैलिसिडा। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं, हाइलुरोनिडेज, और ये प्रेजेंट होता है इन एक्रोसोम। और दूसरा जो होता है हाइलुरोनिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है इन जोना पैलिसिडा, इसका लेयर होता है। हाइलुरोनिडेज होता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में 13 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? प्यूबर्टी पे होता है? बिल्कुल नहीं। एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है? बिल्कुल करेक्ट है। बर्थ के टाइम होता है क्या? नहीं। एडल्ट में होता है क्या? नहीं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कैपेसिटेशन कहां होता है? कैपेसिटेशन के बारे में अभी आपको एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है, तो पढ़ के नहीं जाना है। कैपेसिटेशन पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर आ भी गया तो उस पे बोनस मिलनी चाहिए बिकॉज वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया था। तो कैपेसिटेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म कैसे होते हैं? कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमने बना दिया इस तरीके का कुछ कॉनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसका क्या है, नेक है, फिर आता है उसका बॉडी और लास्ट में क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, ठीक है। अब ये जो बॉडी, ये नेक का रीजन होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कह देते हैं, दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, दिस एंटायर थिंग इज एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और ऐसे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर, ठीक है, वी कैन से गो इनसाइड दी ओवम। ओवम के लेयर्स को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो होता है, जब तक कैपेसिटेशन नहीं होता, यहाँ पर कुछ ब्लॉक करने वाली चीजें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, एक तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है इन बिटवीन दी ओवम। ओवम का जो बॉर्डर होता है, ओवम के बॉर्डर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोरोना रेडिएटा के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोरोना रेडिएटा के साथ में इसको क्या करना होता है, इसके अंदर गो थ्रू करना होता है और फिर उसके बाद में जोना पैलिसिडा को भी उनको क्या करना है, पियर्स करते हुए जाना है। तो ये जो कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, इन सबको जो है वो सिक्रीशंस देता है फ्लूइड्स और एंजाइम्स के थ्रू, उसको पूरा पियर्स करते हुए ये अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पर अगर वो उसका यहाँ पर कैपेसिटेशन कब होता है, सबसे पहले तो ये देख लो, इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ दी एसिडिक नेचर ऑफ दी जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पहली बात फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है, एपिडेडमिस में नहीं होता, वास डिफरेंस में होता, रेटिटेस्टिस में नहीं होता। सबसे पहले तो आपका आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कैपेसिटेशन कहां हो रहा है, सिर्फ इतना ही बताना था। अब ये क्यों नहीं पहले नहीं होता, बिकॉज, ठीक है, टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन के लिए जो होता है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे जैसे ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द ट्रैक्ट ये क्या होता है, पूरा रिमूव हो जाता है। इसी को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन ओवम, नहीं ओवम में चेंजेस नहीं आ रहे, स्पर्म में आ रहे हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक्रोसोम का खुलना जरूरी है और एक्रोसोम का खुलने वाला क्या होता है, वो प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन। सो बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इट सेज द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल। कौन सा होता है शेयर्ड टर्मिनल, मतलब लास्ट डक्ट कौन सा होता है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव मटेरियल भी होता है और यूरिनरी सिस्टम भी होता है। तो अगर आप यूरिथ्रल पैसेज देखो, यूरिनरी पैसेज अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, किडनीज प्रेजेंट है जो कि सब में होती है, आगे जाके यूरिटर्स आ जाते हैं और यूरिटर्स के बाद में यूरिथ्रल पैसेज आ जाता है जो कि यूरिथ्रा, ठीक है, उससे जाते हुए, ठीक है, बाहर यूरिथ्रल ओरिफिस में ओपन होता है। लेकिन इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर आप देखो तो सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाद में रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस के बाद में यू हैव, ठीक है, वासा एफरेंसिया, एपिडेडमिस, वासा डेफरेंस, देन इजैक्युलेटरी डक्ट एंड देन यूरिथ्रल पैसेज। तो यूरिथ्रा जो होता है दैट इज द टर्मिनल डक्ट जिसके अंदर क्या होता है, यूरिटर नहीं हो सकता,
ठीक है, ये सबके अंदर अपने सेपरेट सेपरेट मटेरियल्स प्रेजेंट होते। तो दिस क्वेश्चन नंबर 17 वाज डन। ये कहाँ था, 2014 का क्वेश्चन है। 2012 का एक बार देख लेते हैं। लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। अब देखो जो लेडिक सेल्स होते हैं फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ व्हाट, मतलब ये क्या सिक्रीट करते हैं, मतलब सीधा सीधा सिक्रीशंस ऑफ लेडिक सेल्स लिखना है तो इसको हमने जो है एनटीए वालों ने कितना घुमा के क्वेश्चन लिखा है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये कैसी इंग्लिश है, क्या बोलना चाह रहा है। लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स, वो क्या सिक्रीट करता है, तो दैट इज एंड्रोजेंस। एक ही चीज है, एंड्रोजन सीक्रेट करता है। इफ फॉर सम रीजन, क्वेश्चन नंबर 19, इफ फॉर सम रीजन वासा एफरेंशिया एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, ठीक है, तो अगर आपको पाथवे पूछ रहा है तो उसकी जगह वो क्या पूछ रहा है कि अगर पाथवे में ये वाला पार्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर आगे वो क्या नहीं ट्रैवल कर पाएगा। गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहां से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर वासा एफरेंशिया हो रहा है, ठीक है, डेफरेंशिया इज डिफरेंट, एफरेंशिया इज डिफरेंट। एफरेंशिया के पहले क्या आता है, एफरेंशिया के पहले आता है रेटेटेस्टिस, ठीक है, मतलब रेटेटेस्टिस से होते हुए वासा एफरेंशिया में जाता है। तो वासा एफरेंशिया किधर से आ रहा था, रेटेटेस्टिस से आ रहा था, और ये किससे आ रहा था, सेमिनिफिलस ट्यूब्यूल से आ रहा था, ठीक है। तो दिस इज द पाथवे। अगर वो वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो जाए, ठीक है, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडाडमिस, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो रेटेटेस्टिस और वासा एफरेंशिया का पार्ट होता है वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो टेस्टिस से लेकर वो एपिडाडमिस में नहीं जा पाएगा, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर एपिडाडमिस प्रेजेंट होता है और यहां से जाते हैं पीछे की तरफ वासा डिफरेंशिया, तो यहाँ पे रेटेटेस्टिस प्रेजेंट होता है जो कि थ्रू वासा एफरेंशिया ओपन होता है टू एपिडाडमिस। तो ये पूरा टेस्टिस वाला पार्ट था, टेस्टिस से एपिडाडमिस में वो नहीं जा पाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। एपिडाडमिस टू वासा डिफरेंस, वासा तो आगे आया ना, ये डिफरेंस जो है आगे आया, तो ये रॉन्ग है। ओवरी टू यूट्रस, ओवरी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19 के बाद में आप 20th क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, बिल्कुल करेक्ट है। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, विच इज द, ठीक है, द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मेंटेनिंग द स्क्रॉटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कितना लोअर, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर करने के लिए एज पर योर एनसीईआरटी ये कहा गया है। एस्केपिंग एनी पॉसिबल कॉम्प्रेशन बाय विसरल ऑर्गन्स, नहीं, कोई कॉम्प्रेशन नहीं हो सकता। सब कुछ जो होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब क्या होते हैं, लिगामेंट्स के थ्रू या फिर पेरिटोनियम में जो चीज होती है उसके थ्रू अपनी अपनी जगह पर सिचुएटेड होते हैं, वहां से वो डिस्प्लेस नहीं होते, तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन का सवाल नहीं उठता। दूसरा, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडाडमिस, रॉन्ग है, ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, रॉन्ग। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज मेंटेनिंग द स्क्रॉटल टेम्परेचर, दैट इज द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, ओवरी से रिलेटेड नहीं है, सर्टोली सेल्स आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन ये आया 2010 का है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रिनलिन, नहीं, एड्रिनल मतलब तो ये तो हो गया सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स रॉन्ग है, इट इज नॉट रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये भी फंक्शन भी करेक्ट है। पैनक्रियाज में नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल था कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं। वासा एफरेंशिया आर द डक्टिल्स, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन, वासा एफरेंशिया आर द डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम बोला है, लीडिंग टू नहीं लिखा है। लीडिंग टू अगर पूछ लेता तो वासा एफरेंशिया के बाद में क्या आ रहा है, लेकिन हमें पूछा है कि वासा एफरेंशिया जो है कहां से ओपन हो रहा है, तो ये हो रहा है फ्रॉम रेटेटेस्टिस, ठीक है। दे आर द डक्टिल्स लीडिंग फ्रॉम, और ये वासा एफरेंशिया के बाद में क्या आ जाता है, एपिडाडमिस, ठीक है। तो ये आता है रेटेटेस्टिस टू, ओके, एपिडाडमिस टू यूरिथ्रा, यही, वास डिफरेंस टू एपिडाडमिस नहीं, लीडिंग फ्रॉम रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस, ये करेक्ट है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटेटेस्टिस, ये भी रॉन्ग हो जाता है। सो रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वास डिफरेंस की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम रेटेटेस्टिस जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सेमिनल प्लाज्मा किसमें रिच होता है, राइबोस और पोटेशियम, नहीं, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन। डीएनए का उसको क्यों जरूरत है, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, एलेक्स रिलीज कर रहा है, डीएनए तो उसके पास में खुद प्रेजेंट है। ग्लूकोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज नहीं हो सकता, दूसरा शुगर होता है, दैट इज फ्रक्टोज। अब ये जो फ्रक्टोज होता है बेसिकली दिस इज, ठीक है, दीज आर वी कैन से द मॉलिक्यूल्स और द इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स ऑफ दी, ठीक है, सीमेन, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। राइबोस भी नहीं हो सकता, पोटेशियम ये सब नहीं, आपके एज पर एनसीईआरटी, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी करके जाते हो अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, तो रिवीजन के थ्रू जो है आपका बायोलॉजी बिल्कुल हलवा जाएगा। ठीक है, ये आया है 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, कब कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का, एट द आफ्टर जाइगोट नहीं, देखो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं,
जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में नहीं, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में तो क्लीवेज होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम, यस दिस इज करेक्ट। प्रायर टू ओव्यूलेशन नहीं, तो ओव्यूलेशन के बाद में भी वो सेकेंडरी oocyte ही बना हुआ रहता है। उसका जो सेकंड मियोसिस पार्ट होता है वो कब होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन बेसिकली। तो मतलब इस तरीके से जो स्पर्म ये जो ओवम प्रेजेंट होता है, इसके आगे जोना पैलिसिडा का लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एंटर कर चुका है स्पर्म। तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, यहाँ पर के जो ये ओवम प्रेजेंट है बेसिकली ये डिवाइड कर जाता है इनटू अ वेरी स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी एंड द फाइनल ओवम, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 2019 का क्वेश्चन है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मतलब रिमूवल ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स कब होता है, अगेन सेम क्वेश्चन है, अलग वर्ड्स में पूछा है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है ये। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम नहीं, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज बिल्कुल नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि जो सेकंड मियोसिस होता है ये स्टिमुलेट ही कौन करा रहा है, बिकॉज ऑफ दी वी कैन से जो जोना पैलिसिडा के लेयर को वो कट करता, ठीक है, उसको पार करता वो जब जाता है ओवम को टच करता है, उसके बाद में वो स्टिमुलेट होता है फॉर द सेकंड मियोसिस, ठीक है। सिलेक्ट करें सीक्वेंस और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन सीक्वेंस आ गया, 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ठीक है, टेस्टिस। टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, एपिडेडमिस में आया, वासा फ्रेंसिया में। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग क्यों है ये, बिकॉज जो एपिडेडमिस है, अगर सीधी सीधी बात है कि जो मैं आपको सही इसका ट्रांसपोर्ट बता दूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये ओपन हो रहे हैं इनटू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से ओपन हुए हैं इनटू वासा एफरेंशिया, फिर आता है एपिडेडमिस, फिर आता है वासा डेफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल का इसके अंदर, ठीक है, जो है क्या आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स का जो है, ठीक है, सिक्रीशंस आ जाएंगे, जैकुलेटरी डक्ट, और फिर आ जाता है यूरिथ्रल पैसेज। ये है करेक्ट ऑप्शन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके आगे आ गया है रेटेटेस्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। वासा एफरेंशिया, एपिडेडमिस, वास डेफरेंस, जैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रल मियाटस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में वासा एफरेंशिया नहीं। इंग्वानल कैनाल का तो यहाँ पे बात ही नहीं आता है। इंग्वानल कैनाल के पूरे अंदर वो स्पर्म्स नहीं ट्रैवल करते। इंग्वानल कैनाल बहुत ही मोटा कैनाल होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इंग्वानल कैनाल के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। टेस्टिस, एपिडेडमिस, टेस्टिस के बाद में एपिडेडमिस डायरेक्ट आया है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया पहले आना चाहिए बिकॉज ये ओपन करवाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंड्रल फॉलिकल इज अ सेल्यूलर, कौन सी फॉलोइंग लेयर्स होती है जो कि असेल्यूलर होती है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रोमा जो होता है, थिका इंटरना ग्रैन्युलोसा, ये सेल्यूलर है। जोना पैलिसिडा का लेयर थिका इंटरना सेल्यूलर है। स्ट्रोमा भी सेल्यूलर होता है, जोना पैलिसिडा आई गेस नहीं होता है। ऑलराइट, सो जोना पैलिसिडा का लेयर जो होता है या सेल्यूलर होता है, या अभी के एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, बट यू हैव टू रिमेंबर जोना पैलिसिडा बिल्कुल ही असेल्यूलर होती है, फ्लूइड फिल्ड होती है, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्लूइड आपको याद रखना है, हाइलुरोनिक एसिड। इससे ज्यादा आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रोमा जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, ओके, वी कैन से ओवरी, थिका इंटरना, ग्रैन्युलोसा जो कवर कर रहा है, ये सारे सेल्यूलर होते हैं, असेल्यूलर की बात की गई है। सो यस, जोना पैलिसिडा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the main function of mammalian corpus luteum, maintenance of pregnancy. As soon as the name corpus luteum arises, मतलब it is related to maintenance of pregnancy, तो ये क्या करवाता है, to produce progesterone, ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट है ये। एस्ट्रोजन ओनली नहीं, एस्ट्रोजन नहीं रिलीज कराता। एस्ट्रोजन जो होता है वो फॉलिकल्स के थ्रू रिलीज होता है, और जो है ये रिलीज करा रहे ओवेरियन हार्मोन्स जो एलएच के थ्रू रिलीज हो रहा है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नहीं, रिलैक्सिन, कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन नहीं है। कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता ही है। अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो वहां पे लिखा है जो रिलैक्सिन है और ठीक है एचसीजी है, ये सारे जो होते हैं ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर मिलते हैं। सो योर करेक्ट ऑप्शन, मेन फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराना। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक, इट depicts a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans। तो यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव व्यू दिया हुआ है। विच ऑफ वन ऑफ दी 3 पार्ट्स आउट ऑफ 1 to 6 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो उसको पहले सही से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंड फॉर आइडेंटिफाइंग हम क्या करेंगे, पहले तो ठीक है कर लेते हैं कि 1 क्या दिया है, 2 क्या दिया है, 3, 4, 5, 6, और आपको चेक करना है अगर आप ये सही गैस कर पा रहे हो या नहीं। तो फर्स्ट सबसे पहले इनर मोस्ट लाइनिंग पे वो वहां पे टिक किया हुआ है, दिस कैन बी एंडोमेट्रियम।
ठीक है, हमें जो है पहले तो एक रफ में इसको करना है फटाफट से। एंडो एंडो लिख के आपको समझ में आ जाना एंडोमेट्रियम है ये। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपको क्या दिया है, मायोमेट्रियम होगा, ठीक है। और इसको मैंने मायोमेट्रियम कैसे गैस किया, बिकॉज यहाँ पर मायोमेट्रियम दिया है, हो सकता है इसको सर्विक्स काउंट किया जा सके, लेकिन सर्विक्स के लिए अलग पॉइंट दिया हुआ है तो वो मायोमेट्रियम होगा। अब थर्ड क्या दिया है, दिस इज इनफंडिब्यूलम, क्योंकि यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहां पर एक और एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, तो थर्ड जो होगा वो इनफंडिब्यूलम ही होगा, इनफंडिब्यूलम। और जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज फिम्ब्रिए, 4 क्या है, फिम्ब्रिए है। फिफ्थ दिस इज सर्विक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सर्विक्स। और ये जो 6th आया है दैट इज वजाइना। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, देखना है कि इसके अंदर से कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। सेकंड एंडोमेट्रियम है क्या, नहीं। सेकंड मायोमेट्रियम है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में थर्ड इनफंडिब्यूलम दिया है, इनफंडिब्यूलम है। 4 फिम्ब्रिए दिया है, 5 सर्विक्स दिया है, ये करेक्ट हो सकता है। सी के अंदर 4 दिया है ओविडकल कैनाल, तो ये ओविडकल फनल है क्या, नहीं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इज यूटरस, फिफ्थ यूटरस है क्या, नहीं। दिस पार्ट इज यूटरस, ये जो ऊपर का पार्ट है उसको यूटरस कहते हैं। सिक्स्थ सर्विक्स, 6 सर्विक्स नहीं है बिकॉज दैट इज वजाइना। तो आपको यहाँ पे नेमिंग करने के लिए इसको डायग्राम का प्रैक्टिस करना जरूरी होना चाहिए था। डायग्राम की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने डायग्राम्स देख देख के पूरा थ्योरी वाला पार्ट किया, उसके बाद में डायग्राम्स को आप रिवाइज करो कि 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, अगर आपके पास में टैब है तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपने फोटो लिया है कोई भी डायग्राम का उसको आप पुट करो और बाकी की लेबलिंग को कट कर दो और रोज प्रैक्टिस करो, हर 2 दिन में उसको प्रैक्टिस करो कि ये जो पर्टिकुलर एरो है ये किस चीज का है। इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। फिर ओविडकल फनल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ क्या दिया है, डी ऑप्शन, 1 पेरीमेट्रियम है। 1 पेरीमेट्रियम है क्या, नहीं। पेरीमेट्रियम तो आउटर मोस्ट लेयर होता है, अगर ये होगा भी तो कैसे बाहर की तरफ होना चाहिए ना। अगर ये वन ऑफ द लेयर्स ऑफ यूटरस में आ भी रहा है तो पेरीमेट्रियम बाहर वाला लेयर होता है, एंडोमेट्रियम अंदर वाला होता है। तो वो अगेन एक नॉलेज चेक करने के लिए था। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्योंकि थर्ड इनफंडिब्यूलम करेक्ट दिया है हमने, 4th फिम्ब्रिए दिया, 5th सर्विक्स दिया है। तो इस तरीके से अब नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 29 के बाद में 30th क्वेश्चन क्या बोलता है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, क्लोजेस्ट टू द ओवरी फैलोपियन ट्यूब के सबसे नजदीक कौन सा होता है, तो दैट इज इनफंडिब्यूलम। तो सबसे नजदीक, अगर इनफंडिब्यूलम के बाद में अगर आपको फिम्ब्रिए भी दिया होता तो आप फिम्ब्रिए एक मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, इनफंडिब्यूलम, क्योंकि फिम्ब्रिए नहीं दिया। बाकी सब इस्टमस तो एकदम यूटरस के पास वाला पार्ट होता है और यूटरस के बाद में सर्विक्स आता है और एम्पुला तो बीच वाला पोर्शन होता है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट, which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? सबसे पहले तो क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, नहीं। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा तो ओव्यूलेशन रुक जाता है, ये नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज रिलीज, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, बिल्कुल नहीं, एलएच सर्ज होता है, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, नहीं। एस्ट्रोजन जो होता है हाई होता है। तो अगर आप मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है ये दिखाई देगा आपको, ठीक है, इस तरीके का गया होता है वो, राइट। तो यहाँ पर, और दूसरा एक होता है प्रोजेस्टेरॉन जो कि पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और आगे जाके बढ़ता है। वैसे अगर आप देखो ईस्ट्रोजन बड़ा होता है। तो बेसिकली जो ओव्यूलेशन वाला डे होता है, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो ये जो ओव्यूलेशन वाला डे होता है इसके अंदर ये एलएच सबसे ऊपर होता है जिसको हम एलएच सर्च कहते हैं, उसके बाद में एफएसएच होता है और जो है ईस्ट्रोजन भी पीक पर होता है। तो जो ओव्यूलेशन होता है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर काफी लो इसमें प्रेजेंट होता है, लो होता है प्रोजेस्टेरॉन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, नहीं, दोनों ही बड़े होने चाहिए, एलएच और एफएसएच। योर करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट। ओके, नाउ प्लासेंटा, अब यहाँ पे जो है इसके सिक्रीशंस बताए हैं। अब जो सबसे पहले इजी कौन सा लगता है, जो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस है ये कौन करा रहा है, बॉल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स करा रहे हैं। अब एंड्रोजन्स जो है ये रिलीज होते हैं फ्रॉम लेडिक सेल्स। एचसीजी जो होता है, ठीक है, ये प्लासेंटा रिलीज करती है और जो जोना पैलिसिडा इट इज द लेयर ऑफ ओवम। काफी सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। तो ए का क्या बन रहा है, ए का बन रहा है 2, बी सी डी, बी का क्या बन रहा है, बी का 3 दिखाई दे रहा है, सी का 4 है और डी का 1 है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा है यू कैन कॉमेंट एनी टाइम। 33 क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बताओ क्या सीक्वेंस इवेंट सही है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, तो यस बिल्कुल गैमेटोजेनेसिस पहले हो रहा है, सब में गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद में गैमीट ट्रांसफर होते हैं, सब में गैमीट ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर सिंगैमी पहले दिया है, नहीं, पहले तो गैमीट ट्रांसफर कराना है। तो सबसे पहला रॉन्ग ऑप्शन ये हो जाता है, पहले तो गैमीट ट्रांसफर करोगे उसके बाद में सिंगैमी होगा ना। सिंगैमी क्या है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंगैमी हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन करेक्ट है। सेल डिविजन पहले होता है, बाद में डिफरेंशिएशन होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है कंटिन्यूस, जिसकी वजह से प्लास्टोमियर्स बनते हैं और फिर वो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। फिगर जो एनसीईआरटी में दिया है कि जो
फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला वाले रीजन से वो मूव करते हुए यूट्रस की तरफ जा रहा है, मोरुला स्टेज में, मोरुला स्टेज से ब्लास्टोसिस बनते हुए वो इम्प्लांट होने जा रहा है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, क्लीवेज हो रहे थे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। सेल डिफरेंशिएशन उसके बाद में हो रहा है और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, तो ऑर्गन्स बाद में बनेंगे, पहले सेल डिफरेंशिएट होगा। तो योर बी ऑप्शन इज योर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। Okay, now 34th question. No new follicles develop in the luteal phase of menstrual cycle because luteal phase में क्या होता है, ये कॉपस लूटियम यहाँ पर राज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो चुका होता है और जो कॉपस लूटियम होता है इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है इन द लूटियल फेज। ऑलराइट, सो कॉपस लूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो होता है रिलीज होता है फ्रॉम द कॉपस लूटियम। सो नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द लूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लूटियल फेज में दूसरे फॉलिकल्स नहीं होते, बोथ एफएसएच एलएच लेवल्स डाउन होते हैं, ये तो सही बात है। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर, बिल्कुल गलत है, फॉलिकल्स तो होते ही ओवरी में, एफएसएच लेवल्स हाई होते हैं लूटियल फेज, नहीं एलएच लेवल भी हाई नहीं होता है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए अगर आपको अच्छे से जानना है जाके लेक्चर्स देखो, वहां पे मैंने एकदम डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया है, कैसे हार्मोन्स का क्या रोल होता है, कभी उन्हें बढ़ना है, कभी उन्हें कम होना है, लॉजिकल वे में मैंने बताया है, ठीक है। हर एक का फंक्शन है, वो उसी फंक्शन के लिए बना है, तो वो उसी टाइम पर उसका जो है हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा, और अगर उसका काम नहीं है तो वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34, 35 द डिफरेंशिएशन, वेट 35, ओके, द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना। स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम दी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, नहीं, स्पर्मेटिड नहीं फॉर्म हुए हैं। स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स नहीं फॉर्म हुए हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इन द कैविटी ऑफ स्पर्मेटिड, बिल्कुल करेक्ट दिया है। स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स रिलीज होता है स्पर्मियोजेनेसिस में, नहीं। अगर आप ये समझ लेते हो कि जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, रिलीज नहीं हो रहा है, सिक्रीट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका वो फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन क्या है, रिलीज होना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, फटाफट से आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम। अब देखो, बताओ मुझे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आया है, मेंस्ट्रुएशन में सबसे इजी क्या है, मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, तो ये सबसे इजी हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हो रहा है। प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज है, बिकॉज प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड डिविजन हो रहे हैं, तो प्रोलिफरेशन फॉलिकुलर हो गया। सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज से रिलेटेड हो जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ए का जो है 2 बनता है, ए का 2 एक ही में दिखाई दे रहा है, और बी का 3 बन रहा है, और ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर था ये 36, 37 देखते हैं। 37, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल। फीजिबल मतलब पॉसिबल है, या फिर इजीली हो सकता है, या फिर अचीवेबल है, बेसिकली ओनली इफ। अचीवेबल हो सकता है, अचीवेबल होता है, ठीक है। अचीवेबल कब है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वजाइना में नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है वो वजाइना में, सर्वाइकल कैनाल भी जाना है उसको ट्रांसपोर्ट होके, और इनफैक्ट फैलोपियन ट्यूब तक के उसे जाना है यूट्रस पार करते हुए। तो ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है ये। अगर आपको जो है एम्प्यूला सिर्फ दिया होता इसके अंदर इन 4 ऑप्शन में, तो एम्प्यूला ज्यादा करेक्ट होता, बिकॉज एज पर एनसीईआरटी एम्प्यूला बोला है, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं बोला है। ओवम स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स बोला है, तो ये आपको ध्यान देना है। जो आधा छोड़ देते ना लास्ट के 1-2 वर्ड, वो गलती करते हैं, तो ये ऑफ द सर्विक्स यहाँ पे लिखा है, जिसके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए था, ठीक है। ऐसे भी ऑप्शंस आपको आ सकते हैं जिसका अंदर सर्विक्स पहले दिया होता, तो आपको ध्यान देना है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। तो यहाँ पर रीडिंग एक ध्यान देना है, स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सर्विक्स नहीं। ओके, नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या है इसके अंदर, एफएसएच स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स पे हेल्प कर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल करेक्ट है। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है, ओके। एलएच एफएसएच डिक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल नहीं। ये दोनों तो की रोल प्ले करते हैं अपना, फॉर व्हाट, फॉर फॉलिकल को डेवलप करने में, ठीक है। फॉलिकल का डेवलपमेंट जो होता है किस पर बेस्ड होता है, एफएसएच, और दूसरा होता है एलएच, ये दोनों पर बेस्ड होता है। एलएच ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम लेडिक सेल्स, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था, सी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 था ये, फाइन। 38 के बाद में नाउ विल मूविंग ऑन टू 39। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर जो हमें डिप्लॉयड मिलते हैं। तो अगर आप स्पर्म्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, तो अगर आप बात करो, सबसे पहले आते हैं स्पर्मेटोगोनिया,
इसके अंदर से कुछ होते हैं जो माइटोसिस करके क्या बना देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मियोसिस हो चुका होता है, इसलिए ये एन बन चुके होते हैं, ये 2n थे और ये भी 2n थे, तो स्पर्मेटिड नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल है। सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी थी तो फीमेल बॉडी के रिलेटेड है, और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है ऑफकोर्स। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। 40 Which of the following event is not associated with ovulation in human female? 2015 का क्वेश्चन है ये। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जरूरी है फॉर ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte जरूरी है। LH सर्ज जरूरी है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल नहीं, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल तो नहीं हेल्प करता ओव्यूलेशन में। एस्ट्राडायोल बेसिकली एस्ट्रोजन के रिलेटेड होता है, एस्ट्रोजन बढ़ना चाहिए, तो विच इज नॉट एसोसिएटेड, तो डिक्रीज जो होता है वो एसोसिएटेड नहीं होता है। इंक्रीज इन एस्ट्राडायोल बिल्कुल एसोसिएटेड होता है। तो 40th क्वेश्चन हो जाता है। 41st, अभी 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, प्यूबर्टी में कंप्लीट नहीं होता है। अंटिल मतलब कब तक के वो कंप्लीट नहीं होता है, जब तक के यूट्राइन इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए। नहीं, यूट्राइन इम्प्लांटेशन के पहले उसका मियोसिस 2 हो जाना चाहिए। जब तक कि उसको प्यूबर्टी नहीं आ जाती, मतलब प्यूबर्टी के बाद में वो हो जाता है क्या, नहीं। जब तक कि वो बर्थ नहीं करती, जब तक कि वो, ठीक है, बेसिकली बॉर्न नहीं होती है, मतलब बॉर्न होने के बाद में कंप्लीट हो जाता है क्या, नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन खुद से पूछने हैं एज पर व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है, इन द पेपर। तो अंटिल बोला है, अंटिल फर्टिलाइजेशन, जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, मतलब कि जब तक कि फ्यूजन के जो नजदीक नहीं आ जाते, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन नहीं आ जाता, तब तक मियोसिस 2 नहीं होता है। योर ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 ओवर। Alright, so moving on to the next question. Question number 42. Select the correct option describing a gonadotropin activity. Okay, in a normal pregnant female. अगर normal pregnant female के अंदर gonadotropin activity देखी जाए क्या होगा, ठीक है। gonadotropin activity अगर pregnant female है तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली HCG रिलीज हो रहा होगा। अब ये जो HCG है इसका काम क्या होता है, मैंने बताया था, ये मेजरली क्या काम करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। किसके थ्रू करवाता है, FSH और LH के थ्रू करवाता है, ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, FSH और LH को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यहां पर समझ में आया। अब यहां पे दिया क्या है, हाई लेवल ऑफ FSH। गोनाडोट्रोपिन जो होता है ये क्या करेगा, करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी। गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी हाई लेवल ऑफ FSH LH स्टिमुलेट्स थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। नहीं, पहली बात तो गोनाडोट्रोपिन के अंदर HCG आ जाता है, ये दोनों आते ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं अबाउट गोनाडोट्रोपिन इन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर FSH और LH हो ही नहीं सकता बिकॉज दीज आर नॉट द गोनाडोट्रोपिन। अपना गोनाडोट्रोपिन क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। अब ये क्या करता है, HCG, ये दो में से कोई एक हो सकता है। स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इट स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो नहीं, ये गलत दो रीजन से। पहली बात तो ये जो डायरेक्ट इसका फंक्शन है ना, उसका आपको प्रायोरिटी होना चाहिए। डायरेक्ट फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जिसके इनडायरेक्ट उसके रिजल्ट ये होते हैं कि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है, ये पहला रीजन। दूसरा, यहाँ पे थिकनिंग बोला है, ये थिकनिंग नहीं करता, उसको मेंटेन करके रखता है, बिकॉज थिकनिंग तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। मेंसेस के टाइम पे थिकनिंग हो जाती है, मेंसेस के पहले जो प्रोलिफरेटिव फेस होता है वहां पे थिकनिंग की तो होती है एंडोमेट्रियम की, वापस करने की उसकी जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी क्यू होता है, बिकॉज उसको थिकनिंग नहीं करता, HCG का ये रोल नहीं है। दूसरा, ये रोल मेन इंपॉर्टेंट है कि सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, That says menstrual flow occurs due to lack of। 43rd क्वेश्चन है ये। menstrual flow कब होगा, FSH का lack of नहीं, menstrual flow उस वजह से नहीं हो सकता। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, मेन आपका काम क्या आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का आ जाता है। वाई, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग व्हाट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को या फिर एंडोमेट्रियल को ही, जो एंडोमेट्रियम को जो है मेंटेन करने का, उसकी लाइनिंग को बनाए रखने का यूट्रस के अंदर काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का होता है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी, राइट। तो वहां पर प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन रहना बंद हो जाएगी और वो शेड ऑफ हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 43 के बाद में 44 क्वेश्चन, फिगर शोज सिक्रीशन सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। सिलेक्ट ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट आर्टिफिशियल ऑफ A and B विद फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ए क्या है, यहाँ पर देखो ये प्राइमरी oocyte दिखा, ये आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। और ये क्या है, यहाँ पर हो गया है दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया है। तो मतलब ये क्या बना दिया इसने, कॉर्पस लूटियम बना दिया है, कॉर्पस लूटियम बन जाता है। उसके बाद में जैसे ही उसका जो होता है, क्या नहीं होता है, बी क्या है, बेसिकली कॉर्पस लूटियम है, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होकर क्या बना देता है, कॉर्पस अल्बिकांस बना देता है, कॉर्पस अल्बिकांस बना देता है।
ठीक है। तो कॉर्पस एल्बिकान्स क्या होते हैं, बेसिकली डीजनरेट होने के लिए बने होते हैं। तो फिगर शोज द सेक्शन ऑफ दिस, ए और बी बताना है विद फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ए जो है प्राइमरी oocyte है, इट इज द प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। क्या ये करेक्ट है? प्रोफेज 1 में वो प्रेजेंट होते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफेज 1 में वो प्रेजेंट है अभी। बी कॉर्पस लुटियम है, सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये भी करेक्ट लग रहा है बी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कॉर्पस अल्बिकान भी प्रेजेंट है। ए टर्शियरी फॉलिकल नहीं हो सकता। बी कॉर्पस लुटियम तो है लेकिन एस्ट्रोजन नहीं रिलीज करता। तो आई थिंक बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइमरी oocyte नहीं है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। यह आई रिटन या फॉलिकल, तो ये पूरा फॉलिकल है, बिकॉज प्राइमरी oocyte क्या है, दिस इज प्राइमरी oocyte, और ये पूरा जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, तो वो प्राइमरी फॉलिकल नहीं है। प्रोफेज 1 में बिल्कुल प्रेजेंट है लेकिन वो प्राइमरी फॉलिकल नहीं है। यहाँ पर बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ तक टर्शियरी फॉलिकल बन चुका था। तो ये ऑप्शन बी जो था, ठीक है, बी इज योर करेक्ट, बिकॉज वो कॉर्पस लुटियम है और वो प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है। फाइन, क्लियर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 44 एंड दिस इज 45। अच्छा, 45 क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, द हाई इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी, अगेन गोनाडोट्रोपिन की बात की गई है। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज, क्या हो जाएगा, HCG। गोनाडोट्रोपिन कौन सा है, HCG इज योर गोनाडोट्रोपिन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग FSH और LH, हाई लेवल ऑफ दिस इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन, नहीं इम्प्लांटेशन का तो कोई काम नहीं है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल, स्टिमुलेट नहीं करता, उसको मेंटेन करके रखता है। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट द वर्ड सेज, व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग यू। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH और FSH का काम ही नहीं है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। तो ये बनाए रखना, प्रोजेस्टेरॉन बनाए रखना, कंटिन्यू सिंथेसिस उसका करते रहना, ये किसका काम होता है, HCG का काम होता है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, क्या बोला है, सिक्रीटरी फेज जो होता है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज आल्सो कॉल्ड। सो एज सून एज द ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे पर। उसके आगे का जो पूरा पार्ट होता है वो लूटियल फेज होता है, जिसको सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। तो ये लूटियल फेज है, फॉलिकुलर तो हो ही नहीं सकता। लूटियल फेज होता है, इट लास्ट अबाउट 13 days टू कंप्लीट दी एंटायर साइकिल। ये हो जाता है ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, बिकॉज इट लास्ट फॉर अबाउट 6 days, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। साइकिल कंप्लीट करने के लिए 13 days होगा। What happens during 47th question? What happens during fertilization in humans after many sperms reach close to the ovum? बहुत सारे sperms आ गए हैं लेकिन वहां पर क्या होता है, sperm activity होती है, acrosomal reaction होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बाकी के sperms को blockade हो जाएगा for, ठीक है, against what? Against the entry inside the ovum. Secretions of acrosome helps one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida. एक sperm जो होता है इसके अंदर से secretion करवाता है acrosome का, जो rapid secretion कराएगा वो उतनी जल्दी zona pellucida को, ठीक है, क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। सेकंड ऑप्शन, ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स। बिल्कुल फनी है ये, टेल्स नहीं लूज करते। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल द स्पर्म एक्सेप्ट वन। सबको ट्रैप कर लेता है क्या वो, जो है एक्चुअली द रीजन इज एक्रोसोमल रिएक्शन, दैट इज प्रीडोमिनेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो आपको मैकेनिज्म बता रहा है। यहाँ पे कोरोना रेडिएटा जो है ये कब ट्रैप कर रहा है, बेसिकली बाकी का एंट्री लॉक हो जाता है, मगर वो करवा कौन रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑप्शन ए इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो ये खुद से नहीं कर रहा होता है, इसके पीछे रीजन होता है, वो रीजन यहाँ पे दिया। ओनली 2 sperms नियरेस्ट ओवम पेनिट्रेट टू जोना पेलिसिडा, बिल्कुल रॉन्ग है, 2 sperms नहीं, ओनली 1 sperm, एंड योर ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन ए। ओके, अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH नॉर्मली अकर, जिसको हम क्या कहते हैं, LH सर्च कहते हैं, ऑफकोर्स ऑन 14th डे। अगर हम एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंगे तो 28th डे का हाफ करना है, मिडल डे पर होना चाहिए, तो दैट इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, 48 हमने यहाँ पे देखा। 49, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कब होता है, वो टर्शियरी फॉलिकल में होता है, तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है और वो क्या बनाता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte तो पहले ही बन चुका था, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte का कब होगा, सो दैट इज शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं, शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिल्कुल गलत है, बिफोर द ओवम, ठीक है, मेक्स एंट्री इनटू फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल गलत है ये, अंटिल द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय अ स्पर्म, दिस इज करेक्ट, अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज बीन फ्यूज्ड विद दैट ऑफ ओवम, ये अगर फ्यूज हो जाएगा तो फिर उसके बाद में जाइगोट बन जाएगा। एज सुन एज द स्पर्म एंड ओवम फ्यूजेस वो जाइगोट बन जाता है, लेकिन जस्ट इट हैज एंटर्ड इनटू द ओवम तभी ये क्या करेगा, सेकंड मियोसिस कंप्लीट करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन ग्राफियन फॉलिकल में नहीं होता है ये, ग्राफियन फॉलिकल में वो कौन से स्टेज पर होता है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज पर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन
Question number 50. Which of the following hormone is responsible for both milk ejection reflex and fetal ejection reflex? कौन सा होता है वो? तो दैट इज योर, ठीक है, ऑक्सीटोसिन. मिल्क इजेक्शन भी करवा रहा है और फीटल इजेक्शन भी करा रहा है, दैट इज ऑक्सीटोसिन. दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है. एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो, जो एमनियन होता है, अगर इसमें अगर हम देखें तो जो एमनियन होता है बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके का वो होता है. अगर आप आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है, एक होता है एक्टोडर्मल लेयर, ठीक है, बीच में आती है मेसोडर्मल लेयर और अंदर की तरफ आती है एंडोडर्मल लेयर. यहाँ पर जो होते हैं बहुत सारे लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो होता है ट्रोफोब्लास्ट होता है. ठीक है, एक होता है क्या? ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट की वजह से यहाँ पर, ठीक है, आउटर सबसे लेयर जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट का होता है. तो बीच का जो लेयर है बेसिकली, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये मेसोडर्म से डिराइव होता है. और जो बाहर का लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, ये एक्टोडर्म से डिराइव होता है. एक्टोडर्म से डिराइव होता है. अब यहाँ पर जो कैविटी प्रेजेंट है, इसको हम कह देते हैं एमनियोटिक कैविटी. यहाँ पर इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट होती है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो यहाँ पर प्रेजेंट है. इसके आसपास बाकी के सारे शेल है. एमनियोटिक कैविटी के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, जो तभी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है. तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आउटर लेयर है, एक्टोडर्म से बन के क्या बनाया है, वो ट्रोफोब्लास्ट बनाया है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट. बीच में जो बना है, बीच में जो चीज आई है, वो किससे आई है? वो आया है फ्रॉम, ठीक है, मेसोडर्म. किससे आया है वो? मेसोडर्म से आया है. अब इनके बीच में जो कैविटी बन रही होती है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कवरिंग बन रहा होता है. ठीक है, एमनियन क्या है? इट इज जस्ट अ कवरिंग और वी कैन से अ मेम्ब्रेन. क्या होता है? एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है, जो कि किसमें मिलता है? इट इज सीन इन ग्रोइंग एम्ब्रियो में मिल रहा है. एक एमनियन होता है, कोरियन होता है. जो एमनियन है, अगर आप देखो सही से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक्टोडर्म प्रेजेंट है, फाइन. और जो अंदर की तरफ लेयर प्रेजेंट है, वो किसकी प्रेजेंट है? मेसोडर्म की. तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म आ जाता है. इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आने वाला नहीं है जब तक कि एनसीईआरटी चेंज नहीं होती. तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एमनियन के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं दिया है. ठीक है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हियर. ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. Okay, this was question number 51. Now we'll be moving on to 52. 52 क्या कह रहा है? हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी. अब कौन से वो हार्मोन्स थे जो वो रिलीज कर रहा था? यहाँ पर HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजेंस, प्रोलैक्टिन. देखो और क्या दिया है यहाँ पर? HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन तो नहीं कर रहा. कॉर्पस लूटियम का HCG, प्रोजेस्ट्रोजेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिल्कुल नहीं कर रहा है. HCG, HPGen. तो यू कैन सी हियर प्रोलैक्टिन अगेन, इट इज नॉट अ प्लासेंटल हार्मोन. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एज पर एनसीईआरटी की लाइन अगर आप देखो, सेम लाइन यहाँ पर दी हुई है, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड एस्ट्रोजन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, Question number 53. Which of these is not an important component of initiation of parturition? Initiation of parturition important component क्या नहीं है इसके अंदर? तो synthesis of prostaglandins, release of prolactin. prolactin बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है. prostaglandins होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन होता है. लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट के लिए सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी. फीटल पिट्यूटरी से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है. HCG निकल चुका है ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी. ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ, ठीक है, दिस पार्चुरेशन. क्या होता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? प्लासेंटा क्या काम नहीं करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है. फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल करवाता है. सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन. और दूसरा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो. तो डी भी करेक्ट है. सी मतलब ऑक्सीटोसिन का ये सिक्रेशन नहीं है. ऑक्सीटोसिन नहीं सिक्रेट कराता है. HCG कराएगा, HPL कराएगा, एस्ट्रोजन कराएगा और प्रोजेस्ट्रोजेंस कराएगा. प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, वो प्रोजेस्ट्रोजेंस है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हियर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर था ये 54. Okay, 55. We'll move on to 56 now. Signals for parturition originate from. Parturition का जो सिग्नल होता है, सबसे पहले बोथ प्लासेंटा एज वेल एज डेवलप फीटस दोनों से हो रहा है. ऑक्सीटोसिन बाद में रिलीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. क्या रिलीज हो रहा होता है? ऑक्सीटोसिन. सिर्फ प्लासेंटा या फिर सिर्फ फीटल, ठीक है, तो ये नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Okay, next, identify the human developmental stage shown below. Okay, related right place of its occurrence. ये कहाँ पर बन रहा है ना नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर. अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो बाहर का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट. इसके अंदर से जो बाहर का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट. सो हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट. और जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इसको हम कह देते हैं इनर सेल मास.
ओके सो अब ये हो कहा रहा है, इसको हम कह देते हैं लेट मॉरुला नहीं, ब्लास्ट्यूला नहीं, ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, 8 सेल मॉरुला नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है ये कहाँ पर होता है, यूटराइन वॉल के पास में प्रेजेंट होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। योर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 58th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोला है, एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब भी आईवीएफ की हम बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दिस शुड बी द क्वेश्चन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन ये दिया हुआ है अंडर रिप्रोडक्शन। इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। देखो फैलोपियन ट्यूब के अगर आपको पास में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना है तो वहां पर आप कौन सा जाइगोट डलवाओगे, ठीक है। जस्ट मेड जाइगोट तो नहीं, वहां पर उसको डिवाइड करने दिया जाता है इन विट्रो ही, ठीक है। लेकिन वो कौन सा होता है, क्या वो अर्ली जाइगोट होता है, आइदर जाइगोट नहीं, जाइगोट नहीं डाला जाता, डायरेक्टली कट हो जाता है अप टू 32 सेल स्टेज, वो तो ब्लास्टुला बनने को आ गया है। वो कहां पर पहुंच जाएगा, यूटरस तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला है कि कहां इसको पुट करना है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में वो कब जाता है, जब वो अप टू 8 सेल स्टेज का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अप टू 8 सेल स्टेज, और करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ 59th क्वेश्चन इज सीडल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड। जो मूवमेंट्स होते हैं ये 5th मंथ में देखे जाते हैं सबसे पहली बार, और अपीयरेंस ऑफ हेयर जो होता है ये भी सबसे पहले किस में देखा जाता है, 5th मंथ में देखा जाता है। इसकी पूरी सीरीज आपको एनसीईआरटी में दी गई है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चंस अब तक के हमने प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरुला। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज इनकरेक्ट। तो इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव जाइगोट, बट मच मोर डीएनए। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज डीएनए। तो देखो मोरुला के बारे में सिंपल सी चीज है, मोरुला कैसा बना है, क्लीवेज की वजह से बना है। क्लीवेज क्या होते हैं, सडन स्प्लिट्स होते हैं। स्प्लिट मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेन जाइगोट था ये इसके अंदर ही इसी का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, सरफेस एरिया सेम है, इसके अंदर फर्दर डिविजन्स हो रहे हैं, इसी के अंदर फर्दर डिविजन्स हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम इसके अंदर बिल्कुल नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम उतना ही है जितना इधर पर था। यहाँ पर क्या हुआ है, डिविजन्स हुए हैं, न्यूक्लियस के डिविजन्स हुए हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ गया है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बढ़ गया है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो सेम एज बिफोर, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर डीएनए आ जाता है, डीएनए यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। अनक्लीव जाइगोट बट मच मोर डीएनए, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल करेक्ट। इनके अंदर जो होता है इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इट हैज मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, मोर तो हो नहीं सकता बिकॉज अगर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, विच इज नॉट सीन इन दी मोरुला। डीएनए इज एन अनक्लीव नहीं होता, डीएनए डिवाइड हो चुका होता है। इट इज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन एन अनक्लीव जाइगोट। बिल्कुल रॉन्ग है, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हियर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। हमने पीवाईक्यूज जो मैंने प्रिपेयर किए अब तक के 15 सालों के हमने जो है इस लेक्चर में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हमारा पढ़ा के हो चुका है, इट इज अवेलेबल ऑन माई चैनल, यू कैन गो देयर एंड येस वेरी इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है, वो जाके ज्वाइन कर दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग द पीडीएफ्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर कीज एंड द वीडियो सोल्यूशन, सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाले हैं। सो ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड सेकेंडली आगे के पीवाईक्यूज भी सॉल्व होते रहेंगे, एनसीईआरटी के जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, एंड डाउट्स के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।